अब तक की कहानी में हमने देखा कि किस तरह श्री लक्ष्मी शंकर जी ने अपनी कहानी के माध्यम से बच्चों को स्व अनुशासन सिखाया और किस तरह बच्चों और अध्यापक के मध्य डर के बने माहौल पर पार पाई और छात्रों में विद्यालय के प्रति प्रेम भाव विकसित करने का प्रयास किया और कैसे छुट्टी का वातावरण कहानी में बदल गया। दूसरे दिन सवेरे सब लड़के मुस्कुराते मुस्कुराते आए और मैं कक्षा में पहुंचा कि एक पर एक गिरते पड़ते मुझे घेर कर बैठ गए। बोले, चलिए मास्टर साहब, अब कहानी कहिए। मैंने कहा, पहले हाजिरी, फिर थोड़ी बातचीत और फिर हमारी कहानी। जेब से खड़िया मिट्टी का टुकड़ा निकालकर मैंने एक गोलाकार बनाया और कहा, देखो, रोज़ इस पर आकर बैठा करना। बैठकर दिखाते हुए कहा, इस तरह। यह जगह मेरी, यहाँ बैठकर मैं कहानी कहूँगा। सब बैठ गए, मैं भी बैठा, हाजिरी ली और कहानी शुरू की। सब अभिमुख थे, कहानी छेड़ दी। मंत्रमुग्ध पुतलों की तरह सब सुन रहे थे। बीच में कहानी रोककर मैंने कहा, कहो, तुम्हें कहानी कैसी लग रही है? हमें तो कहानी बहुत अच्छी लग रही है। जैसे तुम्हें कहानी सुनना पसंद है, क्या वैसे ही कहानी पढ़ना भी पसंद है? हाँ, हमें पढ़ना भी पसंद है, लेकिन ऐसी किताबें मिलती कहाँ हैं? अगर मैं कहानी की ऐसी किताबें तुम्हें ला दूँ तो क्या तुम पढ़ोगे या नहीं? पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे। इतने में एक चतुर लड़का बोला, लेकिन आपको कहानी तो कहनी ही पड़ेगी, अकेले हमें ही पढ़नी पड़े सो नहीं। मैंने कहा, ठीक है भाई, और कहानी आगे चलाई। घंटी बजी और कहानी मेरी अटकी। सब मुझे घेर कर खड़े हो गए। कुछ तो मेरे सामने प्रेम से ताकने लगे, कुछ मेरे हाथ को धीरे धीरे छूने और मन में मस्त होने लगे। मैंने कहा, जाओ, अब भाग जाओ, मदरसे से घर जाओ। लड़के बोले, जी नहीं जाते, आप कहानी कहिए, हम शाम तक बैठेंगे। लड़के गए और कुछ शिक्षक मेरे पास आए। कहने लगे, भाई साहब, आपने तो खूब की, अब हमारी कक्षा के लड़के भी कहानी चाहते हैं। आजकल वे पढ़ने में ध्यान ही नहीं रखते, बार बार यही कहते हैं, हम तो कहानी सुनने जाएंगे, नहीं तो आप ही कहानी कहिए। मैंने कहा, कुछ कहते रहिए ना। वे बोले, लेकिन कहना आता किसे है? कहें तो तब न, जब एक भी कहानी याद हो। मैं मूँछों में मुस्कुराता रहा। दूसरे दिन रविवार था। मैं उस दिन बड़े साहब से मिलने गया। साहब ने कहा, भाई, प्रधानाध्यापक कहते थे तुम तमाम वक्त कहानी ही कहते रहते हो। मैंने कहा, जी हाँ, अभी तो कहानी ही चल रही है। साहब ने पूछा, तो फिर प्रयोग कब करोगे और अभ्यास कैसे पूरा होगा? मैंने कहा, साहब, प्रयोग तो चल ही रहा है। अब तो मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ कि विद्यार्थियों को और शिक्षकों को एक दूसरे के नज़दीक लाने में कहानी जितनी अजब और जादू भरी चीज़ है। पहले दिन जो मेरी सुनते तक न थे और जो हा हा ही करके मुझे दिख रहे थे, वे ही आज जब कहानी सुनने को मिली तब शांत बन गए। मेरी ओर प्रेम से देखते हैं, मेरा कहा सुनते हैं, कहता हूँ उसी प्रकार बैठते हैं। चुप रहो,
गड़बड़ न करो तो मुझे कभी कहना ही नहीं पड़ता, और कक्षा में से तो निकालने पर भी नहीं निकलते। साहब ने कहा, अच्छा यह तो समझा, लेकिन अब नई रीति से सिखाना कब शुरू करोगे? मैंने कहा, जी सिखाने की यही तो नई रीति है। कहानी के द्वारा आज व्यवस्था सिखाई जा रही है, अभिमुखता का अभ्यास हो रहा है, भाषा शुद्धि पर साहित्य का परिचय दिया जा रहा है। कल कुछ दूसरी बातें भी सिखानी शुरू की जाएंगी। साहब बोले, लेकिन देखना कहीं कहानी कहानी ही में सारा साल ख़त्म न हो जाए। मैंने कहा, जी इसकी आप चिंता न कीजिए। कहानी के लिए कक्षा के विद्यार्थी गोलाकार जमकर बैठे थे। मैंने तख्ते पर लिखा, आज का काम, हाजिरी, बातचीत, कहानी। हाजिरी भरने के बाद मैंने बातचीत छेड़ी। मैंने कहा, लाओ देखें तुम्हारे नाखून कितने बढ़े हुए हैं। सब खड़े होकर अपने अपने हाथ तो दिखाओ। हर एक लड़के के नाखून बढ़े हुए थे। नाखूनों में मैल भी खूब जमा थी। मैंने कहा, तुम्हारी टोपियां हाथ में ले लो और देखो कितनी मैली और कैसी फटी टूटी हैं। सब ने अपनी टोपियां देखीं। किसी बिरले की ही टोपी अच्छी थी। मैं बोला, देखो तुम्हारे कोट के बटन साबुत हैं। फिर मैंने कहा, आज और ज़्यादा जांच नहीं होगी, कहानी में देर हो रही है। यह कहकर मैंने कहानी शुरू कर दी। कहानी के बीच में एक लड़के ने पूछा, जी कहानी की किताबों का क्या हुआ? मैंने कहा, 1-2 दिन में ले आऊँगा। हाँ, जो कहानी की किताबें पढ़ना चाहते हैं वे अपना हाथ उठाएं। हर एक विद्यार्थी ने अपना हाथ उठा लिया। मैंने पूछा, तुमने कहानी की जो जो किताबें पढ़ी हों उनके नाम तो बोलो। कुछ लड़कों ने 2-4 कहानियाँ पढ़ी थी। वे 4थी कक्षा तक आ चुके थे। फिर भी उन्होंने पाठ्य पुस्तकों को छोड़कर और पुस्तकें बहुत ही कम पढ़ी थी। मैंने पूछा, तुम में से कोई मासिक पत्र भी पढ़ता है? 2 जनों ने कहा, जी हम बाल सखा पढ़ते हैं। मैंने कहा, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कहानियाँ लाऊंगा और तुम पढ़ना। इतनी अधिक कहानियाँ लाऊंगा कि तुम पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। सब बहुत खुश दिखाई दिए। फिर कहानी आगे चली 100 घंटी बजने तक। छुट्टी हुई और मैंने कहा, भाई एक बात सुनते जाओ, गोले पर आकर बैठो। कल ये नाखून कटवा कर आना भला। खुद काट सको तो खुद काट लेना, नहीं तो बाबूजी से कहना, या फिर नाई आए तो उससे कटवा लेना। एक बोला, जी मैं तो दांत से ही काट लेता हूँ। मैंने कहा, अरे नहीं भाई, ऐसा न करना। नाखून या तो नहनी से कटते हैं या छुरी से। मैंने फिर कहा, एक तमाशा हम और करेंगे। सब बोले, वह क्या? तुम नंगे सिर पाठशाला आया करो। यह गंदी टोपी किस काम की? और हमें टोपी की ज़रूरत ही क्या है? सब हंस पड़े। कहने लगे, भला नंगे सिर मदरसे में आ भी सकते हैं? प्रधानाध्यापक नाराज़ न होंगे? मैंने कहा, कल से मैं नंगे सिर ही आऊँगा और तुम सब भी आना। लड़के बोले, लेकिन बाबूजी मना करेंगे तो कह देना कि यह तो फजूल का बोझ है, गंदी टोपी पहनने से तो न पहनना अच्छा है। और भी कहा, देखो कोट के बटन ज़रूर लगवाते आना, ऐसे तो अच्छा नहीं दिखता। सब मन में विचार करते करते घर गए।
रास्ते में मुझे प्रधानाध्यापक जी मिले। कहने लगे, अजी भाई साहब, तुम तो कुछ का कुछ कर रहे हो, ये सब ढोंग क्यों करते हो? नाखून कटवाना, बटन लगवाना और यह और वह। नए ढंग से पढ़ाना सिखाने आए हो तो पढ़ाओ न। ये काम तो माँ बाप के हैं, वे करेंगे, नहीं तो हमें क्या पड़ी है। और सुनो, लड़कों को नंगे सिर तो पाठशाला में आने ही नहीं दिया जा सकता, यह तो असभ्यता होगी। इसके लिए साहब के हुक्म की ज़रूरत है। मैंने कहा, साहब, पढ़ाई की यही तो नई बातें और नई रीतियां हैं। मैले कुचैले और बेढंगे लड़कों की पहली पढ़ाई और क्या हो सकती है? आप ही देखिए न, जब मैंने उन लोगों से कहा तो सब के सब शर्माए तो सही। उनमें यह ख्याल तो पैदा हुआ कि इस तरह गंदा रहना ठीक नहीं। मुझे तो विश्वास है कि आगे बहुत से छात्र सफाई से रहने की कोशिश शुरू करेंगे। रही बात टोपियों की, सो इस संबंध में मैं बड़े साहब का मत जान लूँगा और अलबत्ता उनका हुक्म न मिला तो यह परिवर्तन बंद रहेगा। मैं घर गया, भोजन किया और तुरंत ही बड़े साहब के घर पहुंचा। कहिए, आज इस समय कैसे? जी, एक मामले में आपकी राय लेनी है। कहिए, क्या बात है? क्या कक्षा में मैं और मेरे विद्यार्थी नंगे सिर नहीं आ सकते? क्यों? किस लिए? उनकी टोपियाँ इतनी ज़्यादा गंदी और चित्र विचित्र हैं कि वे बिना टोपी के ही आएँ तो क्या बुराई है। इस उम्र में उनके सिर यह बोझ न भी हो तो क्या हानि है। लेकिन लोगों को यह बात विचित्र और हास्यास्पद नहीं मालूम होगी। सो तो होगी ही। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? मेरे विचार में तो आप अपने इस प्रयोग के सिलसिले में हम ऐसी सामाजिक बातों को न छुएं तो ठीक है। हमें तो पाठशाला की चारदीवारी के अंदर बैठकर यही देखना है कि आज की शिक्षा प्रणाली में क्या क्या और कैसे सुधार हम कर सकते हैं। टोपी वोपी को छोड़ो भाई। आपका यह विचार मुझे थोड़ा संकुचित तो लगता है, लेकिन मैं तत्काल ही इसके लिए आग्रह नहीं करूँगा। आरंभ ही में मैं लोगों का और आपका विरोध मोल नहीं लेना चाहता। मैंने कहा, यदि लड़के कक्षा में नंगे सिर रहकर काम करें तब तो कोई ऐतराज़ नहीं होगा ना? साहब ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। कक्षा में तो आप मनचाहा सुधार कीजिए। ऐसा करते करते यदि लोग उसे स्वीकार कर लें तो टोपी पहनाने का मेरा अपना आग्रह बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा, बहुत अच्छा। अब एक दूसरी बात भी पूछ लेता हूँ। मुझे अपनी कक्षा में एक छोटा पुस्तकालय स्थापित करना है। क्या उसके लिए मुझे कुछ रुपए मिल सकेंगे? साहब ने कहा, रुपए? भला रुपए कैसे मिल सकते हैं? यह प्रयोग तो एक तरह से तुम्हारे और मेरे बीच का है। बजट में जितने रुपए हैं उन्हीं से हमें तो शाला चलानी है। तुम्हारी पाठशाला के तुम्हारे दर्जे के हिस्से में जो 8-12 आने आए, उन्हीं से सब खर्च चलाना होगा। मैंने कहा, तब क्या हो? साहब बोले, तो अभी तो इस विचार को रहने दो। मैंने कहा, मेरे पास एक दूसरी योजना भी है, पर आप स्वीकार करें तब न। और वह यह है कि हर एक छात्र को पाठ्य पुस्तकें तो खरीदनी ही पड़ती हैं। हिंदी की चौथी पुस्तक, उसकी कुंजी, इतिहास की किताबें तो सब छात्र खरीदते ही हैं। हाँ, सच है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि छात्रों से पाठ्य पुस्तकें खरीदवाई ही न जाएं और उन पुस्तकों की कीमत में अच्छी अच्छी पढ़ने योग्य पुस्तकें खरीद ली जाएं और उनका एक पुस्तकालय बना दिया जाए। अच्छा,
लेकिन पाठ्य पुस्तकों के बिना पढ़ाओगे कैसे? जी, मैंने इसका विचार कर रखा है। पढ़ाने की पद्धति के परिवर्तन पर मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपको काम करके दिखाऊंगा और इस संबंध में आपको पूरा विश्वास भी दिला सकूंगा। बहुत अच्छा। मैं मानता हूँ कि प्रयोग तुम्हारा है और परिणाम भी तुम्ही को दिखाना है, लेकिन मुझे थोड़ी चेतावनी तो दे ही देनी चाहिए। देखो, छात्रों को आवारा न बनने देना। प्रयोग में मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ज़रा छाती धड़क जाती है। मैंने कहा, साहब आप विश्वास रखिए, एक बार देखिए तो सही। प्रयत्न हमारा है और ईश्वर ने चाहा तो सफलता भी हमारी ही होगी। अच्छा, लेकिन वर्ष के अंत में तुम्हारे इस पुस्तकालय का क्या होगा? छात्रों में वे किताबें बांट दोगे? जी हाँ, एक तरह से तो सारी किताबें कक्षा की ही होंगी। वे कक्षा वालों को वापस मिलनी ही चाहिए। लेकिन यदि मैं माँ बापों को समझा सका कि वे पुस्तकें वापस न मांगें और कक्षा के पुस्तकालय में ही रहने दें, तो पुस्तकालय स्थायी बनेगा और हर साल उसमें नई नई किताबें बढ़ती रहेंगी। न जाने लोगों को तुम्हारी बात गले उतरेगी भी। बाकी विचार तो सुंदर है, अवश्य ही इसे एक अवसर तो दे ही दो। लेकिन फिर भी सवाल यह उठता है कि पढ़ाते समय पाठ्य पुस्तकों के बिना कैसे चलाओगे? जी, मैंने सब कुछ सोच रखा है। साहब से विदा होकर मैं घर आया। आगे की कहानी साथियों अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते। कहानी को ध्यानपूर्वक आप सभी ने सुना, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।